नमस्कार, मैं हूं तनु राठी और आप देख रहे हैं द सच्ची न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी जगह का नाम जरूर बताएं। सच्ची व निष्पक्ष खबरों के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। आज की बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकल कर आ रही है। क्या देश में अघोषित आपातकाल जैसे हालात बन गए हैं? ये सवाल हम नहीं बल्कि कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस कार्यालय पर हुए हमले के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। वहां मौजूद नेताओं का आरोप है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर वहां क्या हुआ? क्यों पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया और नेताओं ने किस तरह अपना गुस्सा जाहिर किया? आइए देखते हैं इस पूरी घटना का ये वीडियो। ये पुलिस मिली हुई है, पूरी पुलिस। देखा आपने? अब लाठीचार्ज नहीं किया आरएसएस वालों पे। ये आरएसएस के गुंडे थे। ये पुलिस मुख दर्शक बन के बैठी है। ये यहाँ पे आपातकाल लग चुका है। इसी को आपातकाल कहते हैं। ये आपातकाल है सर। लाठी फेंकी गई, ये आपातकाल है। देश में आपातकाल लग चुका है। आपकी गाड़ियां भी तोड़ी गई कांग्रेस की। मैं कह रहा हूँ देश में आपातकाल लग चुका है। ये तानाशाही पे आ गए। सर क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर हमला हुआ पर कांग्रेस कार्यालय। देखिए, कांग्रेस कार्यालय पे हमला नहीं है, ये भारत के संविधान पे हमला है। आप लोकतांत्रिक तरीके से बात नहीं करने दे रहे हो, घुस रहे हो कार्यालय में। एक का सिर फोड़ दिया, एक की आंख तोड़ दी। पुलिस लाठीचार्ज क्यों नहीं कर रही है? पुलिस को लाठीचार्ज क्यों नहीं करने दे रहे हो? जब पत्थर कार्यालय पिघ रहा है, पुलिस लाठीचार्ज वैसे बात बात पे कर देती, किसानों पे, युवाओं पे, यहाँ क्यों नहीं कर रही है? क्या आपने कभी सोचा है कि सदन के भीतर जब कोई पाखंडवाद और आरक्षण के मुद्दे को सीधे प्रधानमंत्री जी और देश की व्यवस्था से जोड़ दे तो माहौल कैसा होगा? आज हम आपको बिहार विधानसभा का वो वायरल वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक ओबीसी विधायक जी ने सदन में अपनी आवाज बुलंद करते हुए ऐसी बातें कहीं कि पूरा सदन सन्न रह गया। उन्होंने न केवल यूजीसी के मुद्दे पर सरकार को घेरा बल्कि हिंदू और आरक्षण की परिभाषा पर भी सवाल खड़े कर दिए। आइए देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। भगवान जी भेजा यहाँ पाखंडियों पर नकेल कसने के लिए। पाखंडवाद इस हिंदू व्यवस्था को, सनातन व्यवस्था को समाप्त करने का सबसे बड़ा औजार है। जाति गणना हुआ, 65% आरक्षण की बढ़ोतरी हुई। कहाँ फंसा हुआ महोदय? न्यायालय के चक्कर में कमजोर पैरवी करके हमको फंसाते हैं और हमको हिंदू बनाते हैं। भैया आप अभी आरक्षण दे दो, हिंदू बनाना चाहते हो तो। आदिवासी, दलित, पिछड़ा हिंदू नहीं है क्या? ईडब्ल्यूएस आरक्षण 1 हफ्ता में सब कुछ हो गया महोदय। मगर यूजीसी बिल आया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया, सर्वे करा कर आया और यूजीसी बिल के खिलाफ कंस्पिरेसी हो गई। और जो आदर्श थे प्रधानमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनसे समाज के आदर्श होते थे, वो तेलिया कहने लगे, तेलीवा कहने लगे महोदय। यही पाखंडवाद है। अपने अंदर झांकनी चाहिए महोदय, इस तरह की भाषा कतई उचित नहीं। क्या गुजरात में वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान जी की चर्चा लगातार बढ़ रही है। केजरीवाल जी ने गुजरात के मौजूदा हालात को लेकर कुछ ऐसे बड़े सवाल उठाए हैं जिनका जवाब हर गुजराती जानना चाहता है। उन्होंने जनता के बीच जाकर ये समझने की कोशिश की है कि आखिर बदलाव की असली जरूरत कहाँ है। क्या भगवंत मान जी और अरविंद केजरीवाल जी गुजरात की जनता का दिल जीतने में सफल होंगे? आखिर उन्होंने गुजरात के लिए क्या नई रणनीति तैयार की है? आइए देखते हैं। बीजेपी और कांग्रेस से लोग परेशान हो चुके हैं और बीजेपी ने जिस तरह से गुजरात के लोगों का तिरस्कार और अपमान करना, गुजरात के लोगों की अस्मिता का अपमान करना शुरू किया है, ये लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आम आदमी एक रोटी कम खा लेगा, अपना इज्जत अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा कभी भी। जिस तरह से लोग पकड़ पकड़ के जेल में, किसान अपनी आवाज उठाते हैं, पकड़ के जेल में झूठे केस लगा देते हैं, 4-4 महीने जेल में रखते हैं। भेड़ बकरियां समझने लगे, इंसान को इंसान नहीं समझते, गुजरात के लोगों को इंसान नहीं समझते। ये लोग पकड़ पकड़ के जेल में डाल देते हैं, झूठे केस लगाते हैं और कहते हैं जाएंगे कहां, वोट तो हमें ही डालें। इस बार नहीं पड़ेगी तुमको, बीजेपी वालों समझ लो, इस बार वोट नहीं पड़ेगी। इस बार आम आदमी पार्टी आ गई है, लोगों की पार्टी आ गई है। तो ये बजट इनका गरूर दिखाता है, ये बजट इनका अपमान, अब इनका वो दिखाता है, ये अपमान है। ये बजट गुजरात के लोगों का अपमान है और 1.25 साल बाद जो चुनाव होगा उसमें जनता
हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर यूजीसी रेगुलेशन से जुड़ी है। इस समय देश के कई हिस्सों में इस नए नियम को लेकर काफी चर्चा हो रही है। एक युवक ने सीधे तौर पर मोदी जी की सरकार गिरने तक की चेतावनी दे दी है। उनका मानना है कि अगर इस नियम का विरोध बढ़ा, कांग्रेस या किसी और गठबंधन की सरकार बन सकती है। आखिर युवक ने इस बड़े बदलाव को लेकर और क्या कहा, देखिए। क्या लगता है लागू हो जाएगा 19 मार्च के बाद? डेफिनेटली लागू होगा। अगर रुकी तो फिर क्या अगला स्टेप होगा? मोदी गया। आज 1% ब्राह्मण है इसमें, 2% जो है राजपूत है। इन दोनों ये 3-4-15% आदमी विरोध करेंगे और एक तरफ ओबीसी SC ST वो विरोध करेंगे तो सरकार कहाँ रहेगी? मोदी जाएगा तो किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार जाएगा तो जो अलायंस गवर्नमेंट बनेगी। अलायंस में तो कांग्रेस की ना, आप बोले कांग्रेस को हम मानते ही नहीं है। और मेरी सुनो ना, मैंने कहा कांग्रेस को तो नहीं बनाया सरकार के लिए, हो सकता है कोई और पार्टी बन जाए लेकिन अलायंस गवर्नमेंट बनेगी। हाँ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्षी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। मोदी जी का कहना है कि सिर्फ नारों या विरोध से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मोदी जी ने ये भी सवाल उठाया कि महिला सांसदों और माताओं बहनों को आगे करने की आखिर क्या मजबूरी है। उन्होंने विरोधियों को खोखला बताते हुए कहा कि केवल सीटों पर कब्जा करने से कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकता। आखिर मोदी जी ने विपक्ष को और किन शब्दों में घेरा है, देखिए ये रिपोर्ट। सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? हाल ही में स्वामी आनंद स्वरूप जी ने देश की सत्ता और माननीय मोदी जी को लेकर एक ऐसा विवादित बयान दिया है जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने मोदी जी की तुलना धनानंद से करते हुए खुद को चाणक्य बताया है और सत्ता के समूल नाश का संकल्प लिया है। आखिर एक सन्यासी जी को मत छोड़कर सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा, क्या है उनके आरोप और क्या है उनका अगला कदम, देखिए इस वीडियो में। मोदी आज का धनानंद है और मैं आज का चाणक्य हूं। मोदी की जो धनानंद की सत्ता है उसका समूल नाश करने का संकल्प हमने ले लिया है, इसलिए कि यह धर्म के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है। और अभी लगातार एक्ट लाला करके जिस प्रकार से सवर्णों का शोषण हो रहा है, उनका दमन हो रहा है, उनको दलित बनाया जा रहा है, उसके नाते ही सन्यासी सड़कों पे है। और इस देश को समझने की जरूरत है, जब सन्यासी मठ छोड़ करके सड़कों पे है तो यह देश कितने बड़े क्या आप जानते हैं कि भारत के राज्यों पर कुल कितना कर्जा है? हाल ही में संसद में एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक हर राज्य हजारों करोड़ों के बोझ तले दबा हुआ है। सांसद संजय सिंह जी ने संसद में राज्यों के इस भारी भरकम कर्ज का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आखिर किस राज्य पर है सबसे ज्यादा कर्जा और क्या सरकार की नई योजनाएं इन राज्यों की कमर और तोड़ देंगी? संजय सिंह जी के इस तीखे प्रहार को देखिए। राज्यों के ऊपर आज जो कर्जा है वो मैं पढ़ के आपके सामने सुनाना चाहता हूं। तमिलनाडु 8,34,000 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 7,69,000 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 7,22,000 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 6,58,000 करोड़ रुपए, कर्नाटक 5,57,000 करोड़ रुपए, राजस्थान 5,62,000 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 4,85,000 करोड़ रुपए, गुजरात 4,67,000 करोड़ रुपए, केरल 4,29,000 करोड़ रुपए, मध्य प्रदेश 4,18,000 करोड़ रुपए, तेलंगाना 3,89,000 करोड़ रुपए, बिहार 3,19,000 करोड़ रुपए। भगवान श्री राम का नाम लेके कितना गुना आप अपना छिपाना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि जो राज्य पहले से ही लाखों लाख करोड़ रुपए के कर्जे में डूबे हुए हैं, आप उनसे कह रहे हैं 40% पैसा आपको लगाना होगा। आप इस योजना में कह रहे हैं कि आप एरिया तय करेंगे, एरिया आप निर्धारित करेंगे कहां पे ये आपकी स्कीम लागू होगी या नहीं लागू होगी। 100 दिन के रोजगार की गारंटी है मनरेगा योजना में, लेकिन औसतन पूरे हिंदुस्तान में 50 दिन से ज्यादा रोजगार आपने नहीं दिया। आपने मजदूरों के साथ धोखा करने का काम किया।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो द सच्ची न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की हर सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। कल फिर मिलेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।